सोहनपुर गांव में घनश्याम अपने 3 बेटों और पत्नी के साथ रहा करता था। घनश्याम खेतीबाड़ी करके अपना घर परिवार चलाता था। वह एक किसान था और बहुत मेहनती था। वह चाहता था कि उसके तीनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं, वह भी उसकी तरह मेहनती किसान बने और अपने घर परिवार को आगे चलकर अच्छे से अच्छा चला सके। लेकिन घनश्याम के तीनों बेटों का स्वभाव अलग-अलग था। अरे नावाए बूट भी जाओ, खेत में नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? मैं कब से तुम लोगों को उठा रहा हूँ। अरे मगन तो कब का खेत गया, लेकिन इन दोनों को कब से उठा रही हूँ। लेकिन यह दोनों तो खेत जाना ही नहीं चाहते। इन्हें कुछ भी कहना बेकार है, रहने दो। मैं ही चले जाता हूँ खेत में, और मगन के लिए खाना भी मैं ही ले जाता हूँ। इन लोगों को सोने और खाने से तो फुर्सत ही नहीं। ठीक है जी, अगर आप खेत में जा रहे हैं तो मगन का खाना भी ले जाइए। बेचारा सुबह से मेहनत करने में लगा हुआ है। कितनी धूप है और यह धूप में अकेले काम कर रहा है। इसके दोनों भाइयों को तो तनिक भी लज्जा शर्म नहीं है कि चले जाएं और उसकी मदद करा लें। अरे यह बाकी के दोनों तो बहुत बेकार है, किसी काम के ही नहीं है, बस खाते हैं और सोते हैं। अब जैसे ही घनश्याम घर से बाहर निकलता है, तभी वहां गांव की सुनीता आती है। सुनीता हाथ में डंडा लिए खड़ी होती है। अरे सुनीता बहन, ये डंडा लिए क्यों खड़ी हो मेरे घर के बाहर? अरे कहाँ है तेरा बेटा? अपने बेटे को बाहर बुला। आज तो उसकी शामत आई है। खैर नहीं, आज उसकी ऐसे कैसे मेरे खेतों से सारी सब्जियां तोड़कर बेच दी। उसने उसके बाप का खेत था क्या? घनश्याम, तेरा तो पूरे गांव में कितना अच्छा नाम है, कितना अच्छा रुतबा है, और तेरे बेटे एक नंबर के कामचोर, नालायक और चोर हो गए हैं। तुझे बहुत बुरा लगता होगा उनके बारे में सुनकर, लेकिन अब सुन ही ले। तेरी बेटे ने मेरे खेतों से सब्जी चुरा के बेची है। क्या आपके खेतों में सोहन लाल ने चोरी की है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इन दोनों के कारण तो मैं गांव वालों के सामने सर उठा के भी नहीं चल सकता। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने खेत में लगी हुई सब्जियों के पैसे चाहिए। अरे मुझे भी तो अपने परिवार का पेट पालना है। तुम्हारे बेटे जैसे चोर घूमते रहे तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। सुनीता की बात सुनकर तुरंत सुरीली बाहर आती है और सुरीली को देखकर सुनीता उसे खूब सुनाने लगती है। अरे सुनीता बहन, कैसी बातें कर रही हो? पूरे गांव में कहीं भी चोरी होती है तो लोग मेरे ही बेटों का नाम लगा देते हैं। पहले पता तो लगाओ कि चोरी की किसने है। हो सकता है कि मेरे बेटों ने कुछ ना किया हो और ये सारा किया धरा किसी और का हो। अरे ये चोर तो तेरा बेटा ही है, ये तो पूरा गांव जानता है। अब तू देख ले, अपने बेटे को पुलिस के हवाले करना है या फिर मेरे पैसे लौटाना है। ये तेरा फैसला है, मैं इसमें बीच में नहीं बोलने वाली। सुनीता बहन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ज्यादा बवाल ना करें। मैं आपकी सब्जियों के पैसे अभी लेकर आता हूँ। अरे चोर तो वही है, क्योंकि मुझे खेत में उसका गमछा जो मिला है, अब मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना सच में मैं गांव के हर एक घर में जाकर तुम्हारी छोटे बेटे की करतूत बता दूंगी। बाप ने जितना भी नाम कमाया है बेटा, वह सारा नाम मिट्टी में मिला रहा है। ये सुनकर लोग तुम्हारी खूब हंसी उड़ाएंगे। घनश्याम सर नीचे करके घर में जाता है और सुनीता को पैसे लाकर दे देता है। सुनीता के वहां से जाने के बाद घनश्याम अपनी छोटे बेटे रामलाल पर भी भारी बाल्टी से पानी उंडी कर कहता है। अरे रे रे रे, कौन है पिताजी आप? अरे आपको पता है जब मैं खेत जाऊंगा ही नहीं तो सुबह सुबह क्यों उठा देते हो? सुरीली, मेरा डंडा लेके आना, आज तो इनको मैं घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा। ऐसा भी क्या कर दिया जो मुझे सुबह सुबह मारने की तैयारी कर रहे हो? तेरा बाप सोनपुर गांव का सबसे इज्जतदार किसान है, और तू उसका चोर बेटा जो दूसरों के खेतों में चोरी करता है। अपने खेत में तुझसे मजदूरी नहीं हो रही है तो तू चोरी चकारी करके अपने दिन गुजार रहा है, जैसे तेरा बाप तुझे खाने के लिए भी नहीं देता। लगता है सुनीता काकी ने पूरे गांव में शोर मचा दिया है कि कल रात मैंने उनके खेतों से सब्जियां चुरा ली। देखो पिताजी, आप भी जानते हो कि मैं ठहरा चोर और चोरों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। अरे तुझे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, इस पर भी अब मुझे शक होने लगा है। शर्म कर ले, अपने बाप का नाम मिट्टी में मिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वह औरत हमें कितना सुना कर गई है, अब तो तेरे कलेजे को ठंडक पड़ गई ना। अपने माँ बाप को बेकार में ये सब बातें सुनवा कर। माँ, मुझे अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए मैं चोरी कर लेता हूँ। अब बड़े भैया को देख लो, लालच के कारण वह भी कुछ ना करके पिताजी से हर महीने 2000 ले लेते हैं, और मगनलाल भैया के बारे में क्या ही कहा जाए।
वह तो बस इतने समझदार हैं कि आपके उस एक बेटे से घर चल सकता है। ठीक है, मैं अपने समझदार बेटे को ही अपनी सारी वसीयत दे दूंगा। अब तो तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तुम दोनों ने मेरी नाक में दम करके रखा है। अब गुस्से में घनश्याम खेत पहुंचता है। खेत पहुंचकर वो खेत में गुस्से से काम करने लगता है। तभी अपने पिता को गुस्से से तमतमाया देखकर मगनलाल उससे पूछता है, क्या बात है पिताजी, इतने गुस्से में क्यों हैं? आज भी कुछ हुआ क्या? हाँ, वही हुआ जो रोज होता है। तेरे नालायक भाइयों ने सुनीता के खेतों में चोरी की है और सुनीता भी घर के सामने बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, तो उसके मुंह पर पैसे मार के आया हूँ सुबह सुबह। सोहनलाल की संगति खराब है, उसे सिर्फ आवारा दोस्त ही मिलते हैं, इसीलिए उसका मेहनत मजदूरी में मन नहीं लगता। चोरी चकारी करके पैसे कमाना चाहता है। अगर ऐसा ही रहा तो पूरे गांव में लोग मुझ पर हंसेंगे। घनश्याम लाल कितना मेहनती है और उसके बेटे को देखो, वो कितने कामचोर और चोर हैं। घनश्याम खेत में काम करने लगता है और मग्नलाल थोड़ी देर छाव में जाकर बैठ जाता है और थोड़ा आराम करने के बाद घर खाना खाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में सुनीता औरतों से बातें करती हुई मिल जाती है। अरे वह घनश्याम का दूसरा बेटा है ना मगनलाल, ये तो अपने बाप की तरह मेहनती हो गया है। लेकिन इसके बाकी के दोनों बेटे निकम्मे और निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं। एक तो चोर है, चोर, और दूसरा, अरे पूछो मत, पैसों का लालची है, लालची अय्याश कहीं का लालची है। घनश्याम तो बड़ा मेहनती है, सही कह रही हो सुनीता काकी, लेकिन उसका भाग्य फूटा है जो उसे ऐसा बेटा मिला है। तीनों बेटों के होते हुए भी बेचारा मारा मारा फिरता है। कल को अगर इनमें से किसी की शादी हो गई तो इसका तो घर ही टूट जाएगा। कहाँ जाएंगे दोनों, बुढ़े बुढ़ी। अरे मैं तो कहती हूँ खाने की आफत हो जाएगी इन सभी की। लेकिन फिर भी घनश्याम अपने बेटे को जोड़ने में लगा हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके बेटे एक होने वाले हैं, जब देखो लड़ते जो रहते हैं। मगनलाल जब सुनीता और उन औरतों की बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि गांव के लोग उसके परिवार के बारे में किस तरह की बातें बना रहे थे। अब मगनलाल घर आता है और घर आने के बाद मगनलाल अपनी माँ सुरीली को खाना लगाने के लिए कहता है। थक गया होगा, खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर ले, फिर खेत में भी जाना है ना, तुझे तो पहले थोड़ा सा आराम कर ले। नहीं माँ, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो पिताजी को कैसे मुझ पर विश्वास होगा कि मैं उनका लायक बेटा हूं? कल को यह सारी जमीन जायदाद मेरी ही तो है। तू कहना क्या चाहता है कि यह जमीन जायदाद तेरी है? हम तीनों भाइयों की ऐसा बोल। बिल्कुल भी नहीं माँ, आपने कल रात ही तो कहा था ना कि यह सब तेरा है, खूब मेहनत कर बेटा। बिल्कुल भी नहीं, इसमें हमारा भी हिस्सा है। तू तो अभी से बेईमान निकला, तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। कल को बेईमान बनने से अच्छा आज बेईमान बन जाऊं मैं। तुम लोगों से मेहनत मजदूरी तो होती नहीं, बस फ्री का चाहिए सब। पिता भी नहीं चाहते कि तुम लोगों का नाम वसीयत पर आए। सुरीली को पता था कि उसका बेटा मगनलाल बिल्कुल लालची नहीं है, वो यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। अब खाना खाकर मगनलाल खेतों में चला जाता है और सुरीली भी बाहर गाय भैंसों को चारा डालने के लिए घर से निकल जाती है। तभी वहाँ सुंदरलाल और सोहनलाल आ जाते हैं। क्या बात है, आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वैसे तो तुम्हारा पूरा दिन सोने में जाता है, लगता है कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। बिल्कुल भी नहीं, और आज से मैंने आलस त्याग दिया है। शायद तुम लोगों को पता नहीं कि मगनलाल पिताजी के साथ खेत में क्यों जाता है। क्योंकि वह सबसे बड़ा मूर्ख है। खुद को बेशक समझदार समझता हो, लेकिन वह मूर्ख है। मूर्ख। अरे वैसे भी हमें वसीयत मिलनी है और काम करके भी हमें वसीयत मिलनी है। भले ही वो मेहनत मजदूरी करके अपना हिस्सा लेना चाहता हो, लेकिन मुझसे काम वाम नहीं होगा। और मैं तो चोरी चकारी करके इतना पैसा जमा कर लूंगा कि शादी होते ही यहाँ महल बना दूंगा, लेकिन अपना हिस्सा जरूर लूंगा और उसमें नौकर चाकर लगवा दूंगा। तुम बेवकूफ़ हो, बल्कि माँ और पिताजी ने मगनलाल को साफ कह दिया है कि उसकी मेहनत का फल उसे ज़रूर मिलेगा, और पिताजी और माँ की सारी जायदाद मगनलाल को ही मिलने वाली है, और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया है। लगता है तुझे सोते सोते नशा हो गया है। कैसी कैसी बातें कर रहा है। भला माँ और पिताजी ऐसा क्यों चाहेंगे? उनके तीनों बेटे हैं, ना कि एक बेटा जिसके नाम वह अपनी सारी वसीयत कर देंगे। बेशक मगनलाल भैया मेहनत करते हो,
देखो, लड़ने झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम दोनों को भी खेत में जाना चाहिए। चाहे हम वहाँ पर कट के मगन लाल की जैसे मेहनत ना कर पाए, लेकिन हमें मेहनत करने का बहाना ज़रूर करना चाहिए, ताकि कल को अगर मगन लाल के ऊपर ही सारी वसीयत पिताजी कर दें तो गांव वाले भी कह सकते हैं कि ये दोनों भी बेटे काम करते हैं और इन बेचारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बहुत समझाने के बाद दोनों इस बात को मान जाते हैं कि अब से वह सुबह खेतों में काम करने जाया करेंगे और अगली सुबह होते ही घनश्याम के उठने से पहले ही वह दोनों खेत में पहुंच चुके थे। अरे उठिए, जरा देखिए, आपके दोनों नालायक बेटे ना जाने कहाँ गए हुए हैं। मैंने उन्हें इधर उधर सब जगह ढूंढ लिया है और आधा गांव भी छान आई हूँ, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिले। रात में तो यहीं सोए हुए थे, सुबह उठी तो यहाँ कोई नहीं था। माँ, आप चाय बना दो, मैं और पिताजी चाय पीकर खेतों में जाएंगे। आपके दोनों लाडले बेटे खेत गए हुए हैं। ये दोनों भूल के भी कभी खेत नहीं जा सकते, और खेत में तो कदम रखना दूर, ये कभी खेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। वो दोनों खेत जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे पिताजी, ऐसा ही हुआ है, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद खेतों में चलेंगे, और आप अपनी आंखों से देख लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच। हे प्रभु, आखिर आपने मेरी सुन ही ली। मेरे नालायक बेटों ने खेत में कदम रख ही दिया। आज तो धरती माता भी धन्य हो गई होगी कि मेरे नालायक बेटे खेत में काम करने जो आए हैं। अब घनश्याम अपनी बेटे मग्नलाल के साथ में खेत में पहुंच गया तो वह देखता है कि उनके बाकी के दोनों बेटे खेत में काम करने में लगे हुए थे। यह देखकर घनश्याम अपनी आंखों में आंसू ले आता है और बोलता है, ये सब कुछ तूने ही किया है ना। सच में तू मेरा सबसे समझदार बेटा है। तू ना होता तो आज तो मेरे ये दोनों नालायक बेटे और भी मेरी गाँव में बदनामी करते और बेइज्जती करवाते। लेकिन तूने ऐसा भी क्या कह दिया जो ये परिवार को जोड़ने और अच्छे से काम करने की बात करने लग गए और इनमें इतनी समझदारी आ गई। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि माँ और पिताजी ने कहा है कि वो अपनी सारी वसीयत मेरे नाम करेंगे, क्योंकि मैं खेतों में मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ और मेरे दोनों भाई तो बस बैठकर खा रहे हैं और खाने वालों का नाम नहीं होता। ये सुनकर शायद सुंदर लाल ने सबके कान भर दिए हैं, और देखो अपने अपने हिस्सों के लिए कैसे मेहनत कर रहे हैं दोनों। अच्छा, तो ऐसी बात है। इसका मतलब इनका लालच ही इनसे काम करवा रहा है। इतना कहने के बाद घनश्याम खेत में पहुंचता है और अपने बेटों को देखने लगता है। घनश्याम के दोनों बेटे भी अपने पिता को देखकर कहते हैं, नहीं, बस मैं तो यूं ही खेत में आ गया था। आज सोचा कि थोड़ी आपकी मदद कर लूं। अब मेरी शादी भी होने वाली है ना, तो मुझे भी जिम्मेदारी उठानी होगी पिताजी। तो मैंने आलस नहीं छोड़ा तो मुझे 10 तरह की बीमारी हो जाएगी ना पिताजी। और चोर साहब, आपका यहाँ पर आना कैसे हो गया? चोरी चकारी का धंधा बंद हो गया क्या आपका? नहीं नहीं, सुनीता काकी ने जब से मुझे पूरे गांव में बदनाम किया है, तब से मैंने सोच लिया है कि अब से आपकी बदनामी नहीं होने दूंगा। इसीलिए कुछ तो करना ही होगा अपना घर चलाने के लिए। वैसे भी आप 4 गालियां देकर मुझे पैसे देते हो, इसीलिए इज्जत की कमाई खाने में ही भलाई है। अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को अकल तो आई। पिताजी सही कहा ना मैंने। मुझे तुम लोगों को मेहनत करते हुए देख बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें देर के बाद भी अकल आई, लेकिन तुम्हें अकल तो आई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। घनश्याम मेहनती और ईमानदार किसान था। वह हमेशा से चाहता था कि उसके तीनों बेटे भी ईमानदार और मेहनती बने और मेहनत की ही कमाई खाए। लेकिन उसके दोनों बेटे तो बिगड़ चुके थे, जिन्हें धीरे धीरे मग्नलाल ने सुधर दिया। घनश्याम के तीनों बेटे लगन और मेहनत से कमाकर खाने लगते हैं, और जितने भी लोग उनके पिता के लिए पीठ पीछे बुराइयां किया करते थे, वो लोग भी अब चुप्पी साध कर किसान घनश्याम के तीनों बेटों की वाहवाही करते हुए नहीं थकते हैं। ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल भक्ति और शक्ति को प्रणाम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।